हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के। हम देखेंगे आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैंने यही क्वेश्चंस किए थे एंड आई स्कोर्ड 82%। तो आप भी बहुत आराम से ला सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करें। आज हम क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे। हम जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसमें भी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं, ये सारे एक या दो बार तो एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी ये सब करने ही होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहले हम पहली यूनिट देख रहे हैं। पहली यूनिट है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स। उसमें सबसे पहला टॉपिक है वॉल्श डायग्राम। हमें वॉल्श डायग्राम तो ज़रूरी करना है ट्राई और पेंटा मॉलिक्यूल्स दोनों के लिए, ट्राई मॉलिक्यूल्स और पेंटा मॉलिक्यूल्स के लिए भी हमें वॉल्श डायग्राम करना ही है। फिर सेकंड क्वेश्चन है बेंट रूल। हमें बेंट रूल भी करना है। बेंट रूल, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं इतने छोटे नहीं है, ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आपको ये कभी आप ये शॉर्ट में करो, ये शॉर्ट में नहीं करना। वॉल्श डायग्राम, बेंट रूल, VSEPR आप लॉन्ग में ही करिएगा। और अगर शॉर्ट में आए तो आप शॉर्ट में करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर लॉन्ग में ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में ही आते हैं, शॉर्ट में बहुत कम आते हैं। तो वॉल्श डायग्राम का हमें ट्राई और पेंटा मॉलिक्यूल्स दोनों के स्ट्रक्चर और दोनों के बारे में, और सेकंड है फिर बेंट रूल, बेंट रूल के बारे में भी हमें बताना है, और थर्ड है VSEPR। ये तीनों ही क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे पूछे गए हैं। ये देखिए, एक तो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है, एक्सप्लेन टर्म बेंट रूल विद सुटेबल एग्जाम्पल। हमें बेंट रूल बताना है सूटेबल एग्जाम्पल्स में, ये शॉर्ट में पूछा गया है। फिर एक सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ एंड डिस्कस वॉल्श डायग्राम फॉर H2O मॉलिक्यूल। हमें ड्रॉ करना है और डिस्कस करना है वॉल्श डायग्राम H2O मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये देखिए, पहली यूनिट के जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, ये तो शॉर्ट में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस यही दो हैं। तो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में इसमें VSEPR थ्योरी का भी क्वेश्चन आया है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। ये देखिए, व्हाट इज VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी क्या है? ड्रॉ एंड डिस्कस द शेप्स ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। हमें ड्रॉ और डिस्कस करनी है फॉलोइंग की स्पीसीज, जो ये फॉलोइंग है इन स्पीसीज की शेप्स VSEPR थ्योरी के बेसिस पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको सिर्फ VSEPR नहीं करना, उसके अंदर जो उसकी शेप्स हैं, जैसे कि फॉलोइंग स्पीसीज है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करके ये क्वेश्चन करना है। फिर अब हम देखेंगे अपनी सेकेंड यूनिट, इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। हमें इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है एसिड हाइड्रोलाइसिस। हमें एसिड हाइड्रोलाइसिस के बारे में बताना है कि एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, और हमें फैक्टर्स भी बताने हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस के। फिर सिक्स क्वेश्चन है बेस हाइड्रोलाइसिस। हमें बेस हाइड्रोलाइसिस के बारे में बताना है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है लास्ट ईयर। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए, व्हाट इज बेस हाइड्रोलाइसिस। हमें बेस हाइड्रोलाइसिस से हम क्या समझते हैं? डिस्कस इन डिटेल्स द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, गिव सम एविडेंस इन फेवर ऑफ NCB मैकेनिज्म। तो जो एसिड हाइड्रोलाइसिस है वो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर करना है, और बेस हाइड्रोलाइसिस भी, ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आया है कि बेस हाइड्रोलाइसिस क्या है, और हमें डिस्कस करना है डिटेल में मैकेनिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बेस हाइड्रोलाइसिस का। तो ये आपको सोच समझ के करना है कि बेस हाइड्रोलाइसिस में भी आप लॉन्ग के फॉर्म में ही करेंगे, उसके अंदर कोई सा भी क्वेश्चन अटैच होकर आ सकता है। और ऐसे ही आपको VSEPR में करना है। VSEPR के साथ साथ उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में और उसके जो भी रूल होते हैं वो सब करने हैं, और स्पीसीज देखनी है कि कोई सी भी स्पीसीज आ सकती है कि उसकी शेप क्या होती है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांस इफेक्ट, कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ये आपको करना है। ट्रांस इफेक्ट, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट और एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, ये हमको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रिडॉक्स रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में भी आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग में, लॉन्ग का पहला पार्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हमें मैकेनिज्म बतानी है रिडॉक्स रिएक्शन के मेटल कॉम्प्लेक्स की।
फिर 10th क्वेश्चन है आउटर स्पेयर टाइप एंड इनर स्पेयर टाइप रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको कवर करना है कि आउटर स्पेयर टाइप और इनर स्पेयर टाइप रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, और इसको आपको डिटेल में ही करना है। फिर अब हम आते हैं अपनी थर्ड यूनिट पे। हमारी थर्ड यूनिट है मेटल लिगेंड इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन। उसका पहला क्वेश्चन है ये स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड उन दोनों का जो रिलेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी भी है कि स्टेप वाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। और ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। कि स्टेप वाइज कि हम इस स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट से क्या समझते हैं और क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट से डेराइव रिलेशन, और हमें इन दोनों के बीच की रिलेशन भी बतानी है। स्टेप वाइज और क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है। फिर हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, थर्ड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि हम नेचर ऑफ मेटल आयन और नेचर ऑफ लिगेंड और चिलेट इफेक्ट, ये सब आपको अलग अलग करके करना है क्योंकि ये फैक्टर्स हैं और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं। जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नेचर ऑफ मेटल आयन क्या होता है, या नेचर ऑफ लिगेंड या चिलेट इफेक्ट भी अलग आ सकता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हमें डिस्कस करना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। उसके बाद में 13th क्वेश्चन है डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट बाय पीएचमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। हमें डिटरमाइन करना है स्टेबिलिटी कांस्टेंट पीएच मीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए ये रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस से कनेक्ट करके पूछा गया है, के साथ पूछा गया है, वो पार्ट ए में, और ये पार्ट बी। डिस्क्राइब ब्रीवली द पीएच मेट्रिक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन। हमें डिस्क्राइब करना है ब्रीवली पीएच मैट्रिक मेथड जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, वो भी उसके सॉल्यूशन में। उसके बाद में 14th क्वेश्चन है चिलेट इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये फैक्टर है, ये एक फैक्टर है जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट करता है, पर ये अलग से भी पूछा गया था। ये देखिए तो आपको वो अच्छे से करना है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए चिलेट इफेक्ट, और ये यहाँ पे अलग पूछा गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वो भी आपको करना है। उसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे आपको सारे अच्छे से करने हैं क्योंकि चिलेट इफेक्ट अलग शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आया है। फिर हम अपनी देखेंगे लास्ट यूनिट। हमारी लास्ट यूनिट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। हमें सीएफटी की लिमिटेशन बतानी है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, हमें सीएफटी की लिमिटेशन बतानी है। फिर 16th क्वेश्चन है एमओटी, कि एमओटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है जिसमें हमें सब बताना है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का एमओटी क्या क्या होगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ड्रॉ ऑर्गल डायग्राम फॉर D2 सिस्टम इन टेट्राहेड्रल फील्ड। हमें ऑर्गल डायग्राम बनाना है D2 सिस्टम का, तो एमओटी के साथ साथ आपको ऑर्गल डायग्राम भी करने हैं। तो फिर ये 3 क्वेश्चन रह गए थे जो कि सेकंड यूनिट में इंपॉर्टेंट थे और जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। वो यूनिट थी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो थी ये सेकंड यूनिट इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स वाली। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रह गए थे, या जो भी किसी भी यूनिट के हों ये क्वेश्चन रह गए थे। काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी एंड सीएफटी। हमें काइनेटिक एप्लीकेशन बतानी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 18th क्वेश्चन है जॉन टेलर इफेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में बताना है हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ये देखिए क्वेश्चन आया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, ट्रांस इफेक्ट के साथ कंबाइन हो गया है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन जॉन टेलर इफेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Cr2 पॉजिटिव एंड CO2 पॉजिटिव। हमें डिस्कस करना है और हमें डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना है जॉन टेलर इफेक्ट को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में Cr2 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव में। तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर 19th और लास्ट क्वेश्चन है काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन। हमें काइनेटिक्स पता होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन की। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे सेकेंड यूनिट के, मैं लिखने से भूल गई थी इसलिए मैंने ये लास्ट में लिख दिया और ये पूछा भी गया है शॉर्ट में।
ये देखिए काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन। तो हमें काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन पता होनी चाहिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने इसमें से 1-2 स्किप किए थे, तब भी मेरे 82 मार्क्स आ गए थे। तो आपको ये क्वेश्चन करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी स्किप नहीं करने हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।